सो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की न्यूज में क्या क्या रहा। तो यहाँ पे एक न्यूज सामने आ रही है कि ये जो भी कारण है फॉरेन एक्सचेंजेस का रजिस्ट्रेशन कराने का, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये निकाला है नोटिस, उसके पीछे इंडियन एक्सचेंजेस का हाथ है। तो ऐसा है या नहीं, ये हम जानते हैं इस न्यूज में। तो भारत वेब थ्री एसोसिएशन के चेयरमैन ने यहाँ पे दिसंबर 16 को लेटर लिखा था गवर्नमेंट को। तो मार्च में इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने मैंडेटरी किया था हर एक एक्सचेंज के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए, कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आप सभी को एफआईयू के अंडर रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है उन्होंने तो करवाया था। और इस वजह से एक तो पहले उनके ऊपर 30% का टैक्स इनको देना पड़ता है लोगों को, अगर इंडियन एक्सचेंजेस को यूज करते हैं। और साथ में 1% टीडीएस काट के इनको, जो उनका पैसा है, लोगों का पैसा, उनको लेना पड़ता था। लेकिन ऐसे इंडियन यूजर्स क्यों करे, अगर उनके पास एक लूप होल है फॉरेन एक्सचेंजेस का। और इस वजह से जो इंडियन एक्सचेंजेस का मार्केट था, वो 96-97% से गिर गया था। और इस वजह से जो वेब थ्री एसोसिएशन के चेयरमैन, उन्होंने नोटिस भेजा, उन्होंने लेटर भेजा गवर्नमेंट को। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी पहले से जवाब दिया था इनके लेटर के आने से पहले, कि ये चीजें तो सेम होनी चाहिए हर एक एक्सचेंज के लिए। अगर वो किसी भी कंट्री में करते हैं, अगर इंडिया में करते हैं, तो इंडिया की रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक फॉरेन एक्सचेंजेस ने नहीं की थी। और जो लेटर में लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंजेस को 2 हफ्तों का टाइम दिया है रजिस्टर कराने के लिए। और अगर फॉरेन एक्सचेंजेस ने, जितने भी नो एक्सचेंजेस थे, बाइनेंस, कुकॉइन, हुओबी, क्रैकन, ये जितने भी नो एक्सचेंजेस, अगर इन्होंने नहीं किया तो इनका यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ सीन चल रहा है। बोला जा रहा है, ऐसा पक्का नहीं है, बट बोला जा रहा है कि इन एक्सचेंजेस का हाथ है गवर्नमेंट को पुश करने के लिए कि फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए रेगुलेशंस लाए जाए। और इसकी वजह से जो वजीर एक्स के वाइस प्रेसिडेंट है, राजा गोपाल मेनन, उनका यहाँ पे कहना है कि ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सिंपल सी बात है कि ये भी चाहते हैं कि दोनों का लेवल सेम हो, क्योंकि लेवल पहले सेम था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद, टैक्स लगाने के बाद, टीडीएस कटने के बाद और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, लेवल थोड़ा सा इंडियन एक्सचेंजेस का नीचे हो गया, क्योंकि इंडियन यूजर्स जो थे वो बाहर चले गए। तो यहाँ पे ये बात करें, और सुमित गुप्ता, Coin26 के जो फाउंडर है, वो भी बहुत खुश है इस डिसीजन से जो गवर्नमेंट लेकर आई है। ईथर स्कैन ने सोल स्कैन को एक्वायर किया है, और इसकी वजह से सोल स्कैन का जो एक्सप्लोरेशन होगा वो बढ़ेगा, उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी ईथर स्कैन से। सोल स्कैन जिसका मंथली यूजर्स जो है वो 3 मिलियन है। तो ये जो एक्विजिशन हुआ है, इसमें दोनों जो टीम्स है वो एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करेगी, ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बढ़े और इनोवेटिव ब्लॉकचेन सर्विसेज वो लोगों के लिए, अपने यूजर्स के लिए प्रॉमिस कर पाए। ईथर स्कैन जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, और सोल स्कैन जो कि सोलाना इकोसिस्टम का एक्सप्लोरर है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, और अब ईथर स्कैन ने इसे एक्वायर किया है, सोल स्कैन को, सोलाना की बढ़ती हुई ग्रोथ देखकर। और अभी सोलाना का जो पोजीशन है, वो फिफ्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है बीएनबी के बाद। तो कुछ इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स यहाँ पे कह रहे थे कि सोलाना का प्राइस क्या इथेरियम को पार करेगा, ईथर के प्राइस को पार करेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, इथेरियम का जो डेली डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो लास्ट दिसंबर में सोलाना ने उसको सरपास किया था। तो ये जो मूव लिया गया है, ये स्ट्रैटेजिक है, जिसमें अपना ये जो ब्लॉकचेन डेटा की एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको और अच्छा करना चाहते हैं, और सोलाना के इकोसिस्टम को भी ये बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक दूसरे ने, क्योंकि सोलाना अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो जो इनके फाउंडर है इथर स्कैन के, मैथ्यू टैन, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम कोलेबोरेशन करने वाले हैं, और बहुत ही हम एंथुसियास्टिक है। सोल स्कैन की इतनी अच्छी एक्सपर्टीज है, इसे देखकर ये डिसीजन लिया गया है, ताकि ईथर स्कैन का भी जो गोल है वो नए फीचर्स को लाना है और सपोर्ट करना है, बेटर सपोर्ट करना है यूजर्स को। और एक कोलेबोरेटिव एनहांसमेंट की वजह से ओवरऑल जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, साउथ कोरियन पुलिस शट डाउन गैंगस्टर 32 मिलियन क्रिप्टो स्कैम रिंग। तो $32 मिलियन का ये क्रिप्टो स्कैम, ये गैंगस्टर चला रहे थे, अ नेटवर्क ऑफ गैंगस्टर्स, कोरिया में, साउथ कोरिया में। तो पुलिस ने, जो बुसान के मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उन्होंने एक क्रिप्टो रीडिंग रूम के नाम से, ये जो गैंगस्टर्स है, ये एक साइट चला रहे थे, एक चैट ऐप प्लेटफॉर्म था। अब पुलिस ने 8 बंदे अरेस्ट किए हैं, और उसके साथ साथ 79 और भी बंदे थे जो इनका साथ दे रहे थे। 572 लोगों का इन्होंने यहाँ पे पागल बनाया है अपने इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जो भी ये चैट ऐप प्लेटफॉर्म है इनका, क्रिप्टो रीडिंग रूम के नाम से। और एक इन्होंने फेक साइट बनाई थी, उसके ऊपर इनका ये चैट ऐप प्लेटफॉर्म चलता था। तो इन साउथ कोरियन मेंबर्स ने इन्वेस्टर्स रिक्रूट करे, जो जितने भी ये 572 इन्वेस्टर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट को मैनेज करा। तो जो पैसे इन्होंने लिए थे वो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और साथ ही साथ ये जो इन्होंने रेड पाई है, उसमें $1.9 मिलियन का
मोटर व्हीकल्स, कैश और बाकी के आइटम्स हैं वो पाए गए हैं। साउथ कोरिया प्रपोजेस बैन ऑन क्रिप्टो परचेजेस विद क्रेडिट कार्ड्स। तो साउथ कोरिया में क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड से खरीदना बैन कर दिया गया है। इसका जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन है इसने अनाउंस किया था कि ये एक अमेंडमेंट लाने जा रहा है एनफोर्समेंट डिग्री ऑफ द क्रेडिट स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल बिजनेस एक्ट के अंडर, कि क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी को खरीदना बैन है। अब यहाँ पे ये वही सेम चीज है जो इनका रेगुलेटर है, वो सेम चीज कह रहा है कि जो एक्सचेंजेस है, फॉरेन एक्सचेंजेस, तो कोरिया के जितने भी लोग हैं जो भी क्रिप्टो में डील कर रहे हैं उनको फॉरेन एक्सचेंजेस से दूर होना पड़ेगा। अगर फॉरेन एक्सचेंजेस साउथ कोरिया का लाइसेंस ले लेते हैं तो जो साउथ कोरियंस हैं वो क्रिप्टो को खरीद बेच सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से नहीं, क्योंकि इस वजह से मनी लॉन्ड्रिंग या फिर स्पेकुलेशन जैसे वर्चुअल एसेट एक्सचेंजेस जितने भी ओवरसीज हैं तो उसमें ये चीजें होती रहती है, और इसी वजह से इंडिया ने भी ये किया था और जापान ने भी यही किया था, और अब साउथ कोरिया भी यही कर रही है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज की वजह से। और एफएससी ने एक्सपेक्ट किया है a basis for cooperation with international brands will be established and prevention of foreign currency outflow and money laundering will be strengthened। तो अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी टाइम उनको मिला हुआ जितने भी ओवरसीज एक्सचेंजेस हैं February 13 तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो दे सकते हैं, अपने वोट कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो ये अमेंडमेंट है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो एंटी करप्शन प्रोब की वजह से साउथ कोरिया को ये एक्शन लेना पड़ा। साउथ कोरिया जो कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही पॉजिटिव है, और इसी चीजों की वजह से यहाँ पे इनका जो रेगुलेटर है, इनका जो कमीशन है, उनको ये स्टेप लेना पड़ रहा है। तो इनका बस यही कहना है, एफएससी का यही कहना है कि साउथ कोरिया का जो डोमेस्टिक फंड्स है उनका आउटफ्लो इलीगल एक्टिविटीज में ना हो, इस वजह से इनको जितने भी ओवरसीज एक्सचेंजेस है, ऑफशोर एक्सचेंजेस है, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हुओबी कोरिया जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो बंद होने वाला है 2024 जनवरी को। हुओबी ग्लोबल जो कि अब एचटीएक्स हो चुका था, 2023 में इसने नाम चेंज किया था। इसका जो कोरियन ब्रांच है साउथ कोरिया की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हुओबी कोरिया, इसने अनाउंस किया है कि January 29 को ये अपनी सर्विसेज बंद कर देगा, और इवन आफ्टर द शटडाउन जितने भी यूजर्स है वो अपना फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। 2017 में हुओबी कोरिया एचटीएक्स के साथ टाई अप हुआ था। अब यहाँ पे इसका जो क्लोजर है, इसका रीजन यही दिया जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट पे हमें थोड़े चैलेंज आ गए हैं, इस वजह से इसको शट डाउन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये थी कि साउथ कोरिया का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लेकर 2021 में एक अमेंडमेंट की गई थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लॉ के साथ, जिसमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस उनको पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना था लोकल बैंक के साथ, ताकि वो फियाट टू क्रिप्टो सर्विसेज कर सके। और इसका यही एम था कि रिस्क को कम किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और प्राइस मैनिपुलेशन के लिए। लेकिन हुओबी कोरिया और उसी साथ बाकी के 20 अदर एक्सचेंजेस फेल हो गए वो पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए, इस वजह से ये एक्सचेंज को बंद होना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हुओबी में $6 मिलियन का आउटफ्लो हुआ था, जिसकी वजह से उसका जो 20% वर्कफोर्स है उसको भी ले ऑफ करना पड़ा था। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स पोर्ट की एक रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, और बिटकॉइन जो है वो 7% से गिरा था। अब उसके जो फाउंडर है वो ये बोल रहे हैं, जो भी रिपोर्ट हमारे से आई थी, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और ये जो न्यूज थी वो ये थी कि जो बिटकॉइन ईटीएफ है वो जनवरी में अप्रूव नहीं होंगे। तो मैट्रिक्स की यहाँ पे रिपोर्ट आई थी कि वाई द एसईसी विल रिजेक्ट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अगेन, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि दिस माइट बी फुलफिल्ड बाय Q2 2024 बट वी एक्सपेक्ट द एसईसी टू रिजेक्ट ऑल प्रपोजल्स इन जनवरी, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुई थी। और इन्होंने ये चीज भी बोली थी कि जो गैरी जंसलर हैं वो क्रिप्टो को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, और जो 5 इनके कमिश्नर्स हैं वो भी डेमोक्रेट्स हैं, और इस वजह से यहाँ पे ईटीएफ जो की संभावना है वो Q2 में आने की संभावना है, इस वजह से मार्केट क्रैश हुई थी। उससे पहले इन्होंने एक और रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक्सप्लोसिव बिटकॉइन सर्च टू $50,000 लूम्स लार्ज इन जनवरी। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने जो कि पहले आई थी उससे ये बोला था कि वी आर एक्सपेक्टिंग द एसईसी टू अप्रूव बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इन जनवरी, और उसके वजह से 50,000 जो है प्राइस ऊपर जाएगा जनवरी में जब ये आएगा। और अब ये बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन ईटीएफ है वो Q2 में अप्रूव करेगी एसईसी। तो जो भी बातें हमें सुनने को मिल रही थी कि सिर्फ ये मैनिपुलेशन का काम है जो इन्होंने किया है इनकी रिपोर्ट ने, लेकिन इन रिस्पॉन्स टू दिस इनका जो जियान वू फाउंडर है उन्होंने यहाँ पे सीधी बात बोली कि मैट्रिक्स पोर्ट के जो एनालिस्ट है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, इनका खुद का ओपिनियन है, ये किसी और के वजह से कोई मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस करके या फिर इनसाइडर न्यूज हमने नहीं दी है आपको। और टोटली इस बंदे ने
कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी इस बात को कि इनके रिपोर्ट की वजह से हुआ है। इसने सीधा मना कर दिया और यहाँ पे ब्लेम कर दिया कि प्राइस एक्शन जो था वो बिटकॉइन परपेचुअल मार्केट की वजह से था, जिसका फंडिंग फीस जो था वो हाई था और इस वजह से पुल बैक हमें देखने को मिला था क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक्स में। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, माइक्रो स्ट्रैटेजी के माइकल सेलर ने $216 मिलियन कंपनी के शेयर्स बिटकॉइन को खरीदने के लिए बेचने हैं। तो एज ऑफ माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो को फाउंडर है माइकल सेलर, ये प्लान कर रहे हैं अपनी कंपनी के $216 मिलियन के शेयर्स को बेचने के लिए अपनी पर्सनल बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू रीसेंट फाइलिंग, टेलर जो है वो 3,10,000 स्टॉक ऑप्शन अवार्ड जो उन्हें 2014 में ग्रांट हुआ था, जिसकी जो वैल्यू है अभी के हिसाब से वो $216 मिलियन है। तो ये इस वैल्यू के अमाउंट के जो शेयर्स है करीब करीब, इन्होंने बोला है यहाँ पे इस 4 महीनों के अंदर, अभी अप्रैल से पहले पहले इनका जो स्टॉक ऑप्शन अवार्ड है वो 26 अप्रैल 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले इनको यहाँ पे 4 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 5,000 शेयर्स पर ट्रेडिंग डे के हिसाब से बेचने हैं। तो यहाँ पे माइकल सेलर बोलते हैं, आई वॉज ग्रांटेड अ स्टॉक ऑप्शन इन 2014 विद रिस्पेक्ट टू 400,000 शेयर्स, जो कि बाद में अप्रैल में एक्सपायर हो जाएंगे। इसका जो यूज है यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं बिटकॉइन की। तो अभी के हिसाब से माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो होल्डिंग है बिटकॉइन को लेके वो है $8 बिलियन। आपने बिल्कुल सही सुना। नवंबर 30 से 26 दिसंबर तक का जो 1 महीने का टाइम था उसमें उन्होंने 14,620 बिटकॉइंस $616 मिलियन के हिसाब से खरीदे हैं और इनका जो टोटल मिला के बिटकॉइन होल्डिंग है वो 189,150 बिटकॉइन है, जिसका वर्थ $8 बिलियन है अभी के प्राइस के हिसाब से। तो ये ऐसी पहली कंपनी है, पहली पब्लिक कंपनी जो कि सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करती है।